अध्याय 1। सबसे होशियार आदमी मिलना मुश्किल है। मशहूर कॉमेडियन डॉम डेलुइस ताश के पत्तों में 5 ऑफ क्लब्स को मैंने अपनी कल्पना में कुछ अजीब हरकतें करते हुए सोचा है। मेरी कल्पना में वह अल्बर्ट आइंस्टीन के घने सफेद बालों पर थूक की एक बड़ी बूंद 9 ऑफ क्लब्स फेंकते हैं और पोप बेनेडिक्ट 16 को जोरदार कराटे किक 5 ऑफ स्पेड्स मारते हैं। माइकल जैक्सन किंग ऑफ हार्ट्स भी मेरी कल्पना में और भी अजीब काम करते दिखते हैं। वह एक सैल्मन बर्गर किंग ऑफ क्लब्स पर गंदगी कर देते हैं और अपनी गैस को गुब्बारे में कैद कर लेते हैं। छोटी कद की अभिनेत्री रिया पर्लमैन क्वीन ऑफ स्पेड्स जो चीयर्स नाम के शो में बारटेंडर थी, मेरी कल्पना में 7 फुट 7 इंच लंबे सूडानी बास्केटबॉल खिलाड़ी मन्यूट बोल 7 ऑफ क्लब्स के साथ अजीब तरीके से मस्ती करती दिखती हैं। यह पूरी अजीब और थोड़ी शर्मनाक कल्पना, जिसे लिखते हुए मुझे गर्व नहीं है, यह समझाने में मदद करती है कि इस समय मैं इतनी अजीब जगह पर क्यों बैठा हूँ। मेरे बाएं तरफ राम कोल्ली बैठे हैं, 25 साल के एक बिजनेस कंसल्टेंट जो अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के रिचमंड शहर से हैं। वे अभी अमेरिका के मेमोरी चैंपियन हैं। मेरे दाएं तरफ एक राष्ट्रीय केबल टीवी चैनल का कैमरा मेरी तरफ लगा हुआ है। मेरे पीछे लगभग 100 दर्शक बैठे हैं, जिन्हें मैं देख नहीं सकता ताकि वे मुझे परेशान न करें। वहां 2 टीवी कमेंटेटर भी हैं जो पूरे कार्यक्रम का लाइव वर्णन कर रहे हैं। उनमें से एक है केनी राइस, जो आमतौर पर बॉक्सिंग मैच का कमेंट्री करते हैं। उनकी भारी आवाज से लगता है कि वह इस नर्ड्स के मेले से थोड़ा हैरान है। दूसरे कमेंटेटर हैं अमेरिका के मेमोरी स्पोर्ट के बड़े खिलाड़ी स्कॉट हैगवुड, जो 43 साल के केमिकल इंजीनियर हैं और 4 बार के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। कमरे के एक कोने में वह चीज रखी है जिसे मैं जीतना चाहता हूँ, एक थोड़ा अजीब लेकिन मजेदार ट्रॉफी। यह 2 मंजिल वाली ट्रॉफी है जिसमें चांदी का एक हाथ है जिसके नाखून सोने के रंग के हैं और वह ताश के रॉयल फ्लश को पकड़े हुए है। उसके नीचे 3 गंजेबाज ईगल बने हुए हैं। यह ट्रॉफी मेरी 2 साल की भांजी जितनी ऊंची है और उसके खिलौनों से भी हल्की। हमारे पीछे बैठे दर्शकों और कमेंटेटरों से कहा गया था कि वे पूरी तरह शांत रहें। वैसे भी मैं और राम उनकी आवाज सुन ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम दोनों ने कानों में ईयरप्लग लगा रखे थे। मैंने इसके ऊपर बहुत मजबूत ईयरमफ्स भी पहन रखे थे, जो ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी विमानवाहक जहाज पर काम करने वाला कर्मचारी पहनता है। क्योंकि मेमोरी प्रतियोगिता के दौरान जितनी ज्यादा शांति हो सके उतनी कम है। मेरी आंखें बंद थी। मेरे सामने मेज पर मेरे हाथों के बीच ताश के 2 गड्ढे उल्टे रखे हुए थे जिन्हें पहले ही मिला दिया गया था। कुछ ही क्षणों में मुख्य निर्णायक स्टॉपवॉच चालू करेंगे और मेरे पास 5 मिनट होंगे इन दोनों गड्ढों के पत्तों का क्रम याद करने के लिए। मैं इस अमेरिकी मेमोरी चैंपियनशिप के फाइनल तक कैसे पहुंचा, इसकी अजीब कहानी 1 साल पहले शुरू होती है। उस समय मैं पेंसिल्वेनिया के एक बर्फीले हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। मैं अपने घर वॉशिंगटन डीसी से लेहाई वैली जा रहा था, जहां मुझे डिस्कवर मैगजीन के लिए कुट्सटाउन यूनिवर्सिटी के एक सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक का इंटरव्यू लेना था। उन्होंने एक ऐसा वैक्यूम चैम्बर उपकरण बनाया था जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपकॉर्न बनाने वाला था। रास्ते में मुझे यॉर्क, पेंसिल्वेनिया से होकर गुजरना पड़ा। यह शहर वेटलिफ्टिंग हॉल ऑफ फेम और म्यूजियम के लिए प्रसिद्ध है। मुझे लगा कि यह ऐसी जगह है जिसे देखे बिना मरना नहीं चाहिए, और मेरे पास लगभग 1 घंटा खाली समय था। लेकिन सच में वह हॉल ऑफ फेम कुछ खास नहीं था। वहां बस पुराने फोटो और यादगार चीजों का छोटा सा संग्रह था,
जो अमेरिका की सबसे बड़ी बारबेल बनाने वाली कंपनी के ऑफिस के नीचे रखा गया था। म्यूजियम के हिसाब से वह काफी साधारण और बेकार था। लेकिन वहीं मैंने पहली बार जो द माइटी एटम ग्रीनस्टीन की एक कालसफेद फोटो देखी। वह 5 फुट 4 इंच के एक ताकतवर यहूदी अमेरिकी पहलवान थे। 1920 के दशक में उन्होंने ऐसी ताकत दिखाई कि लोग उन्हें माइटी एटम कहने लगे। उनके कारनामे बहुत अजीब और प्रभावशाली थे। वे सिक्कों को दांतों से काटकर आधा कर देते थे, कीलों के बिस्तर पर लेट जाते थे और उस समय 14 लोगों का बैंड उनके सीने पर खड़ा होकर संगीत बजाता था। एक बार उन्होंने बिना किसी औजार के कार के चारों टायर बदल दिए। फोटो के नीचे लिखा था, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। उस फोटो को देखकर मेरे मन में एक अजीब विचार आया। मैंने सोचा, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी और दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी एक साथ मिले तो कितना दिलचस्प होगा। मेरी कल्पना में माइटी एटम और अल्बर्ट आइंस्टीन एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं। यह ताकत और बुद्धि का शानदार मेल होगा। कम से कम मेरी मेज के ऊपर लगाने के लिए तो यह बहुत अच्छा फोटो होगा। मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा फोटो कभी लिया गया होगा। घर पहुंचकर मैंने इंटरनेट पर खोज शुरू की। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी ढूंढना आसान था। उसका नाम था मारियुस पुdzianowski। वह पोलैंड के बियाला राव्स्का शहर में रहता था और 924 पाउंड वजन उठा सकता था। लेकिन दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी ढूंढना इतना आसान नहीं था। मैंने गूगल में लिखा, हाईएस्ट आईक्यू, इंटेलिजेंस चैंपियन, स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मुझे पता चला, न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति है जिसका आईक्यू 228 है। हंगरी का एक शतरंज खिलाड़ी है जिसने एक साथ 52 ब्लाइंडफोल्ड गेम खेले। एक भारतीय महिला है जो 200 अंकों वाली संख्या का 23वां मूल दिमाग में निकाल सकती है। कोई और व्यक्ति 4 आयामी रूबिक क्यूब हल कर सकता है। और निश्चित रूप से स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक भी थे। असल में दिमाग की ताकत को मापना शरीर की ताकत से कहीं ज्यादा कठिन है। खोज करते करते मुझे एक बहुत दिलचस्प व्यक्ति मिला। उसका नाम था बेन प्रिडमोर। वह शायद दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी न हो, लेकिन उसकी याददाश्त असाधारण थी। वह 1 घंटे में 1528 यादृच्छिक अंक बिल्कुल सही क्रम में याद कर सकता था। और अगर उसे कोई कविता दी जाए तो वह उसे भी याद कर सकता था। वह उस समय दुनिया का मेमोरी चैंपियन था। अगले कुछ दिनों तक मेरा मन बार बार बेन प्रिडमोर के बारे में सोचता रहा। मेरी अपनी याददाश्त तो साधारण से भी थोड़ी खराब थी। मैं अक्सर ये चीजें भूल जाता था। कार की चाबी कहाँ रखी? कभी कभी तो कार कहाँ खड़ी की? ओवन में रखा खाना। इट्स और इट्स का सही इस्तेमाल। अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन, हमारी सालगिरह, वैलेंटाइन डे। तहखाने के दरवाजे की ऊंचाई कई बार सिर टकरा चुका था। दोस्तों के फोन नंबर, मैं फ्रिज क्यों खोलने? वैलेंटाइन डे। तहखाने के दरवाजे की ऊंचाई कई बार सिर टकरा चुका था। दोस्तों के फोन नंबर, मैं फ्रिज क्यों खोलने आया था? मोबाइल चार्ज में लगाना। राष्ट्रपति बुश के चीफ ऑफ स्टाफ का नाम। न्यू जर्सी टर्नपाइक के विश्राम स्थानों का क्रम। रेडस्किन्स टीम ने आखिरी बार सुपर बाउल कब जीता? टॉयलेट सीट नीचे करना। लेकिन बेन प्रिडमोर ऐसा नहीं था। वह 32 सेकंड में ताश के पूरे गड्ढे का क्रम याद कर सकता था। सिर्फ 5 मिनट में वह 96 ऐतिहासिक तारीखों की घटनाएं याद कर सकता था। उसे पाई के 50,000 अंक याद थे। ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या क्यों न हो
मैंने कहीं पढ़ा था कि औसत व्यक्ति हर साल लगभग 40 दिन उन चीजों को ढूंढने या ठीक करने में बर्बाद कर देता है जिन्हें वह भूल जाता है। अगर यह सच है, तो सोचिए बेन प्रिडमोर कितना समय बचा लेता होगा। आजकल हर दिन हमें और ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ती हैं। ज्यादा नाम, ज्यादा पासवर्ड, ज्यादा अपॉइंटमेंट। मैं सोचता था कि अगर मेरी याददाश्त बेन प्रिडमोर जैसी होती, तो मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग और बेहतर होती। हमारी संस्कृति हमें हर समय नई जानकारी से भर देती है, लेकिन हमारा दिमाग उसमें से बहुत कम चीजें ही पकड़ पाता है। ज्यादातर जानकारी तो एक कान से अंदर जाती है और दूसरे से बाहर निकल जाती है। अगर पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान याद रखना होता, तो शायद यह मेरे लिए सबसे कम प्रभावी काम होता। मैं कई बार 6 घंटे तक किताब पढ़ता हूँ, लेकिन बाद में मुझे बस धुंधला सा याद रहता है कि किताब किस बारे में थी। किताब के सारे तथ्य, कहानियां और यहाँ तक कि वह बातें भी जिन्हें मैंने लाइन खींचकर चिन्हित किया था, थोड़ी देर के लिए दिमाग पर असर डालती हैं और फिर कहीं गायब हो जाती हैं। मेरी अलमारी में ऐसी कई किताबें हैं जिनके बारे में मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने उन्हें पढ़ा है या नहीं। मैं सोचने लगा कि अगर वह सारी जानकारी, जो अभी भूल जाती है, मेरी उंगलियों पर उपलब्ध हो, तो क्या होगा? मुझे लगा कि इससे मैं ज्यादा प्रभावशाली बन जाऊंगा, ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाऊंगा और किसी गहरे अर्थ में ज्यादा बुद्धिमान भी बन जाऊंगा। निश्चित रूप से मैं एक बेहतर पत्रकार, दोस्त और प्रेमी बन जाता। लेकिन उससे भी बढ़कर मुझे लगा कि अगर मेरी याददाश्त बेन प्रिडमोर जैसी होती, तो मैं ज्यादा ध्यान देने वाला और शायद ज्यादा समझदार व्यक्ति बन जाता। क्योंकि अनुभव हमारी यादों का योग, बुद्धिमत्ता अनुभव का योग। इसलिए बेहतर याददाश्त होने का मतलब होगा कि मैं दुनिया के बारे में ही नहीं, बल्कि अपने बारे में भी ज्यादा जानूंगा। बेशक, कुछ चीजें भूल जाना अच्छा और जरूरी भी होता है। अगर मुझे अपने जीवन की सारी मूर्खतापूर्ण गलतियां हमेशा याद रहतीं, तो शायद मैं बहुत परेशान और तनावग्रस्त हो जाता। लेकिन मैंने सोचा, मेरी खराब याददाश्त की वजह से कितने अच्छे विचार कभी पैदा ही नहीं हुए होंगे और कितने महत्वपूर्ण संबंध कभी जुड़ ही नहीं पाए होंगे। मैं बार बार बेन प्रिडमोर की एक बात के बारे में सोचता रहा, जो उसने एक अखबार के इंटरव्यू में कही थी। उसने कहा, यह सब तकनीक और यह समझने पर निर्भर करता है कि याददाश्त कैसे काम करती है। वास्तव में कोई भी यह कर सकता है। वेटलिफ्टिंग हॉल ऑफ फेम की यात्रा के कुछ हफ्तों बाद, मैं न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक इमारत की 19वीं मंजिल पर एक सभागार के पीछे खड़ा था। वहां 2005 का यूएस मेमोरी चैंपियनशिप हो रहा था। बेन प्रिडमोर के प्रति अपनी जिज्ञासा के कारण मैं वहां स्लेट मैगजीन के लिए एक छोटा लेख लिखने आया था। मैं सोच रहा था कि यह शायद असाधारण प्रतिभाओं का सुपर बाउल होगा, लेकिन जो दृश्य मैंने देखा वह वैसा नहीं था। वहां बस कुछ लोग थे, कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं, जिनकी उम्र और व्यक्तित्व अलग अलग थे। वे सब रैंडम नंबरों और लंबे शब्दों की सूचियों को ध्यान से याद करने में लगे थे। वे खुद को मेंटल एथलीट, मानसिक खिलाड़ी, कहते थे। इस प्रतियोगिता में 5 प्रतियोगिताएं थीं। सबसे पहले प्रतिभागियों को द टेपेस्ट्री ऑफ मी नाम की 50 पंक्तियों की कविता याद करनी थी। फिर उन्हें 99 लोगों की तस्वीरें और उनके नाम दिए गए और 15 मिनट में जितने याद हो सकें, याद करने थे। फिर 15 मिनट में 300 रैंडम शब्द याद करने थे। फिर 5 मिनट में 1000 रैंडम अंक याद करने थे। और अंत में 5 मिनट में ताश के एक गड्ढे का क्रम याद करना था। प्रतियोगियों में से कुछ लोग दुनिया के 36 ग्रैंड मास्टर ऑफ मेमोरी में से थे। यह पदवी पाने के लिए व्यक्ति को
एक घंटे में 1000 रैंडम अंक याद करने होते हैं। एक घंटे में 10 ताश के गड्ढों का क्रम याद करना होता है और एक गड्ढे का क्रम 2 मिनट से कम समय में याद करना होता है। पहली नज़र में यह सब अजीब पार्टी ट्रिक जैसा लग सकता है, जैसे कि इसका कोई खास उपयोग नहीं है। लेकिन जब मैंने प्रतियोगियों से बात की, तो मुझे लगा कि यह बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। इससे मुझे अपने दिमाग की सीमाओं और अपनी शिक्षा के असली अर्थ के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने एड कुक नाम के एक युवा ग्रैंड मास्टर से पूछा, जो इंग्लैंड से आए थे। मैंने उनसे पूछा, आपको पहली बार कब लगा कि आप असाधारण प्रतिभाशाली सावेंट हैं? वह हंसने लगे और बोले, मैं सावेंट नहीं हूं। मैंने पूछा, क्या आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है? वह फिर हंसे और बोले। मैंने उनसे पूछा, आपको पहली बार कब लगा कि आप असाधारण प्रतिभाशाली सावेंट हैं? वह हंसने लगे और बोले, मैं सावेंट नहीं हूं। मैंने पूछा, क्या आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है? वह फिर हंसे और बोले, फोटोग्राफिक मेमोरी एक मिथक है। ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। असल में मेरी याददाश्त बिल्कुल सामान्य है। यहाँ मौजूद हम सबकी याददाश्त सामान्य है। यह सुनकर मुझे विश्वास करना मुश्किल लगा, क्योंकि अभी अभी मैंने उन्हें 252 रैंडम अंक इतने आसानी से दोहराते हुए देखा था जैसे वह उनका अपना फोन नंबर हो। एड कुक ने मुझसे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक सामान्य याददाश्त भी बहुत शक्तिशाली होती है। एड का चेहरा चौड़ा था और उसके कंधों तक घुंघराले भूरे बाल थे। वह उन प्रतियोगियों में से था जिन्हें साफ सफाई और सजने संवरने की ज्यादा चिंता नहीं थी। उसने सूट पहन रखा था, लेकिन उसकी टाई ढीली थी। और हैरानी की बात यह थी कि उसने पैरों में फ्लिप फ्लॉप चप्पल पहन रखी थी, जिन पर ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक बना हुआ था। वह 24 साल का था, लेकिन उसकी चालढाल किसी बहुत बड़े व्यक्ति जैसी लगती थी। वह छड़ी के सहारे चलता था, क्योंकि उसे बचपन से होने वाली जोड़ों की बीमारी आर्थराइटिस फिर से हो गई थी। वह मजाक में उस छड़ी को विनिंग प्रॉप कहता था। एड और बाकी सभी मेंटल एथलीट बार बार यही कहते थे, जैसा कि बेन प्रिडमोर ने भी कहा था, कि कोई भी व्यक्ति यह कर सकता है। बस जरूरत है सीखने की कि दिमाग को ज्यादा याद रखने वाले तरीके से कैसे सोचें। इसके लिए वे 2500 साल पुरानी तकनीक का उपयोग करते थे जिसे मेमोरी पैलेस कहा जाता है। कहा जाता है कि यह तकनीक सबसे पहले साइमनाइड्स ऑफ सियोस ने खोजी थी। मेमोरी पैलेस तकनीक। मेमोरी पैलेस को इन नामों से भी जाना जाता है: जर्नी मेथड, मेथड ऑफ लोसाई, आर्ट ऑफ मेमोरी, अरस मेमोरेटिवा। प्राचीन रोम के विद्वानों जैसे सिसरो और क्विंटिलियन ने इन तकनीकों को नियमों और पुस्तकों के रूप में व्यवस्थित किया। मध्य युग में लोग इन तकनीकों का उपयोग करते थे प्रवचन याद करने के लिए, प्रार्थनाएं याद करने के लिए और धार्मिक शिक्षाएं याद करने के लिए। इसी तकनीक से रोमन नेता अपने भाषण याद करते थे। एथेंस के नेता थेमिस्टोक्लीज ने कहा जाता है कि 20,000 लोगों के नाम याद कर लिए थे। मध्यकालीन विद्वान पूरी किताबें याद कर लेते थे। एड कुक ने बताया कि मेमोरी प्रतियोगिता के लोग खुद को एक शौकिया शोध कार्यक्रम के प्रतिभागी मानते हैं। उनका लक्ष्य है पुरानी याददाश्त प्रशिक्षण की परंपरा को फिर से जीवित करना, जो सदियों पहले खो गई थी। एक समय ऐसा था जब याद रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। अच्छी याददाश्त सिर्फ एक उपयोगी कौशल नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान मानी जाती थी।
याददाश्त का प्रशिक्षण चरित्र निर्माण का तरीका भी माना जाता था। लोग मानते थे कि याद करने से समझदारी, प्रूडेंस बढ़ती है और इससे नैतिकता और अच्छा व्यवहार विकसित होता है। इन तकनीकों का उपयोग केवल ताश के पत्ते या नंबर याद करने के लिए नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण किताबों और विचारों को दिमाग में स्थायी रूप से बसाने के लिए किया जाता था। लेकिन 15वीं सदी में एक बड़ा बदलाव आया, जब जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। अब किताबें बड़े पैमाने पर छपने लगी। इससे लोगों को लगा कि जो चीज किताब में लिखी है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मेमोरी तकनीकें खत्म हो गईं। 19वीं सदी तक ये तकनीकें बस सर्कस जैसे मनोरंजन या सस्ते सेल्फ हेल्प किताबों तक सीमित रह गई। लेकिन 20वीं सदी के अंत में इन्हें फिर से जीवित किया गया और उसी से मेमोरी प्रतियोगिताएं शुरू हुईं। टोनी बुज़ान इस आधुनिक मेमोरी आंदोलन के नेता हैं। टोनी बुज़ान वे 67 साल के ब्रिटिश शिक्षक और गुरु हैं। वे दावा करते हैं कि उनके पास दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिएटिविटी क्वोशेंट है। जब मैं उनसे मिला तो वे कॉन एडिसन बिल्डिंग के कैफेटेरिया में बैठे थे। उन्होंने नेवी ब्लू सूट पहन रखा था जिसमें 5 बड़े सोने के बटन लगे थे। उनकी शर्ट का कॉलर नहीं था और गले पर एक बड़ा बटन था जिससे वे किसी पूर्वी धर्मगुरु जैसे लग रहे थे। उनके कोट पर न्यूरॉन, दिमाग की कोशिका के आकार की पिन लगी थी। उनकी घड़ी में साल्वाडोर डाली की प्रसिद्ध पेंटिंग परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का चित्र बना था। वे प्रतियोगियों को दिमाग के योद्धा कहते थे। उनका चेहरा उम्र से थोड़ा ज्यादा बूढ़ा लगता था, लेकिन उनका शरीर 30 साल के व्यक्ति जितना फिट था। उन्होंने बताया कि वे हर सुबह थेम्स नदी में 6 से 10 किलोमीटर नाव चलाते हैं। वे बहुत स्वस्थ भोजन करते हैं। उन्होंने कहा, जंक फूड अंदर जाएगा तो जंक ब्रेन बनेगा। स्वस्थ खाना अंदर जाएगा तो स्वस्थ दिमाग बनेगा। जब वे चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे वे फर्श पर फिसल रहे हों। उन्होंने बताया कि यह अलेक्जेंडर टेक्निक नाम की 40 साल की ट्रेनिंग का परिणाम है। जब वे बोलते थे तो हाथों के इशारों के साथ बहुत स्पष्ट और सटीक तरीके से बोलते थे। कभी-कभी वे अपनी मुट्ठी खोलकर उंगलियों को फैलाकर किसी महत्वपूर्ण बात पर जोर देते थे। टोनी बुज़ान ने 1991 में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप शुरू की। इसके बाद उन्होंने कई देशों में राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं शुरू की। चीन, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको आदि। 1970 के दशक से वे कोशिश कर रहे हैं कि मेमोरी तकनीकें दुनिया के स्कूलों में पढ़ाई जाए। वे इसे कहते हैं सीखने का तरीका सिखाने वाली वैश्विक शिक्षा क्रांति, और इससे उन्होंने काफी पैसा भी कमाया है। कहा जाता है कि मशहूर गायक माइकल जैक्सन ने उनकी सेवाओं के लिए $343,000 खर्च किए थे। बुज़ान का मानना टोनी बुज़ान का मानना है कि स्कूल गलत तरीके से पढ़ाते हैं। वे छात्रों के दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर देते हैं, लेकिन उन्हें याद रखने का तरीका नहीं सिखाते। आजकल लोग रटकर याद करने को बुरा मानते हैं, लेकिन बुज़ान कहते हैं कि समस्या मेमोराइजेशन नहीं है। समस्या है उबाऊ रटने की पुरानी पद्धति। वे कहते हैं पिछली 1 सदी से हम याददाश्त को गलत तरीके से समझ रहे हैं, उसे गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और फिर उसे दोष दे रहे हैं। अगर रटकर याद करना दिमाग पर बार बार जोर डालकर चीजें ठूंसने जैसा है, तो मेमोरी की कला तकनीक के साथ याद करने का सुंदर तरीका है। यह तेज है, कम दर्दनाक है और लंबे समय तक याद रहती है, टोनी बुज़ान कहते हैं।
दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही मेमोरी ट्रेनिंग से दिमाग मजबूत होता है। समय के साथ दिमाग तेज, फिट और लचीला हो जाता है। आजकल ब्रेन ट्रेनिंग बहुत लोकप्रिय हो गई है। ब्रेन जिम, मेमोरी बूट कैंप, ब्रेन ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर, इनका बाजार 2008 में $265 मिलियन तक पहुंच गया था। कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग दिमाग को सक्रिय रखते हैं, जैसे क्रॉसवर्ड पजल, शतरंज, वे अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों को देर से आने देते हैं। हालांकि टोनी बुजान के कुछ दावे शायद थोड़े बढ़ा-चढ़ाकर कहे गए हों, लेकिन उनके परिणामों से इनकार करना मुश्किल था, क्योंकि मैंने अभी-अभी 47 साल के एक प्रतियोगी को 100 रैंडम शब्द सही क्रम में बोलते हुए देखा था। टोनी बुजान मुझे यह समझाने के लिए बहुत उत्सुक थे कि उनकी अपनी याददाश्त उम्र बढ़ने के साथ-साथ और बेहतर होती जा रही है। उन्होंने कहा, लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि जो सामान्य, नॉर्मल है, वह जरूरी नहीं कि प्राकृतिक, नेचुरल भी हो। उन्होंने समझाया कि हमारी याददाश्त इसलिए कमजोर होती है क्योंकि हम दिमाग को गलत तरीके से ट्रेन करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। अगर किसी व्यक्ति को ओलंपिक के लिए ट्रेन करना हो, लेकिन आप उसे हर दिन 10 बियर पीने को दें, 50 सिगरेट पिलाएं, कार से ही हर जगह जाने दें, महीने में एक बार ही थोड़ा व्यायाम कराएं और बाकी समय टीवी देखने दें, तो क्या वह ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? उन्होंने कहा, हम अपने दिमाग के साथ भी यही करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि हमारी याददाश्त क्यों कमजोर है। मैंने उनसे लगातार सवाल पूछे, इन तकनीकों को सीखना कितना कठिन है? प्रतियोगी कैसे अभ्यास करते हैं? उनकी याददाश्त कितनी जल्दी बेहतर होती है? क्या वे इन तकनीकों का रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं? अगर ये तकनीकें इतनी आसान और प्रभावी हैं, तो मैंने इनके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? और हम सब लोग इनका उपयोग क्यों नहीं करते? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इतने सवाल पूछने के बजाय तुम्हें खुद इसे आजमा कर देखना चाहिए। मैंने पूछा, अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति यूएस मेमोरी चैंपियनशिप के लिए तैयारी करना चाहे, तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा, अगर तुम यूएस चैंपियनशिप के टॉप 3 में आना चाहते हो, तो हर दिन 1 घंटा अभ्यास करना होगा, हफ्ते में 6 दिन। अगर तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना चाहते हो, तो आखिरी 6 महीनों में रोज 3-4 घंटे अभ्यास करना होगा। उन्होंने कहा, फिर मेहनत बहुत बढ़ जाती है। उसी सुबह, जब प्रतियोगी द टेपेस्ट्री ऑफ मी कविता याद कर रहे थे, टोनी बुजान ने मुझे अलग ले जाकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारी जो बात हुई थी, उसे याद रखना। सोचो, मंच पर अगला यूएस मेमोरी चैंपियन तुम भी हो सकते हो। कविता याद करने वाली प्रतियोगिता और नाम चेहरा प्रतियोगिता के बीच के ब्रेक में मैं थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए कॉन एडिसन बिल्डिंग के बाहर फुटपाथ पर चला गया, जो उसने सिर्फ कुछ मिनट पहले ही याद किए थे। वहां मुझे फिर से एड कुक मिले। उनके साथ उनके दोस्त लुकास एम्सुस भी थे, जो ऑस्ट्रिया से थे। दोनों खड़े होकर अपने हाथ से सिगरेट बना रहे थे। एड कुक ने पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र में उच्च श्रेणी की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने बताया कि वे एक किताब लिखने की सोच रहे हैं, जिसका नाम होगा
द आर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन की कला। साथ ही वे पेरिस यूनिवर्सिटी में कॉग्निटिव साइंस में पीएचडी करने की तैयारी कर रहे थे। उनका शोध थोड़ा अजीब था। वे ऐसे प्रयोग कर रहे थे जिससे लोगों को महसूस हो कि उनका शरीर सामान्य से 10 गुना छोटा हो गया है। वह एक और अजीब काम भी कर रहे थे, एक नया रंग खोजने की कोशिश। उन्होंने कहा, सिर्फ नया रंग नहीं, बल्कि रंग देखने का नया तरीका। लुकास एम्सुस वियना यूनिवर्सिटी के लॉ छात्र थे। उन्होंने एक छोटी किताब लिखी थी जिसका नाम था हाउ टू बी 3 टाइम्स क्लेवरर दैन योर IQ। वह एड को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रैंडम शब्दों की प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन खराब क्यों हुआ। उन्होंने कहा, मैंने पहले कभी ये अंग्रेजी शब्द नहीं सुने, यौन, अल्सर और आइल, तो मैं उन्हें कैसे याद कर सकता था उस समय। एड कुक दुनिया के 11वें नंबर के मेमोरी खिलाड़ी थे और लुकास 9वें नंबर पर थे। वे दोनों इस प्रतियोगिता में एकमात्र ग्रैंड मास्टर थे और वे ही ऐसे प्रतियोगी थे जिन्होंने सूट और टाई पहन रखी थी। उन्होंने मुझे बताया कि वे दोनों मिलकर एक योजना बना रहे हैं। वे ऑक्सफोर्ड माइंड एकेडमी नाम का एक मेमोरी जिम बनाना चाहते थे। उनका विचार था कि लोग, खासकर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, पैसे देकर दिमाग की ट्रेनिंग के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षक रखेंगे। उन्हें विश्वास था कि जब दुनिया को मेमोरी ट्रेनिंग के फायदे पता चलेंगे तो पैसा अपने आप आने लगेगा। एड ने कहा, आखिरकार हमारा लक्ष्य पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को सुधारना है। एड ने बताया कि वह मेमोरी प्रतियोगिताओं में इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि वे मानव याददाश्त के रहस्य समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा, दिमाग को समझने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मनोविज्ञान की तरह बाहर से अध्ययन करना, यानी बहुत सारे लोगों पर प्रयोग करना और उनके डेटा मापना। दूसरा तरीका, किसी प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देखकर यह समझना कि वह कैसे काम करती है। उन्होंने कहा, अगर हम याददाश्त को उसकी सबसे बेहतर स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश करें तो शायद हम समझ पाएंगे कि दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है। मेमोरी प्रतियोगिताएं इसी उद्देश्य से होती है। लेकिन प्रतियोगिता का माहौल बहुत शांत था। यह उतना रोमांचक नहीं था जितना कोई बास्केटबॉल मैच या स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। प्रतियोगी बस मेज पर बैठे, कागज को देखते और अपने उत्तर लिखकर जज को दे देते। हर प्रतियोगिता के बाद स्कोर जल्दी से गिनकर स्क्रीन पर दिखा दिया जाता था। एक पत्रकार के लिए यह थोड़ा निराशाजनक था, क्योंकि इस खेल में बास्केटबॉल की तरह नाटक नहीं था, न ही स्पेलिंग प्रतियोगिता जैसा तनाव। कभी-कभी तो यह समझना मुश्किल होता था कि प्रतियोगी सोच रहे हैं या सो रहे हैं। कभी-कभी वे सिर पकड़कर सोचते, पैर हिलाते या खाली नजर से देखते, लेकिन असली नाटक उनके दिमाग के अंदर चल रहा था, जिसे दर्शक देख ही नहीं सकते थे। मेरे मन में एक चिंताजनक विचार आया जब मैं कॉन एडिसन ऑडिटोरियम के पीछे खड़ा होकर इन सामान्य दिखने वाले लोगों को लगभग अविश्वसनीय मानसिक करतब करते हुए देख रहा था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी अपनी याददाश्त कैसे काम करती है। क्या सच में दिमाग के सामने वाला हिस्सा होता है? धीरे धीरे मेरे मन में कई सवाल आने लगे, ऐसे सवाल जिनके बारे में मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन उस समय वे बहुत महत्वपूर्ण लगने लगे। याददाश्त, मेमोरी, आखिर होती क्या है? यह बनती कैसे है? और यह हमारे दिमाग में कैसे सुरक्षित रहती है?
मैंने अपनी जिंदगी के पहले 2.5 दशक ऐसे बिताए थे कि मेरी याददाश्त इतनी सहज तरीके से काम करती थी कि मुझे कभी इसके काम करने के तरीके के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि मेरी याददाश्त हमेशा सही तरह से काम नहीं करती। कुछ मामलों में यह पूरी तरह असफल हो जाती है और कुछ मामलों में यह बहुत ज्यादा अच्छी तरह काम करती है। और इसमें कई अजीब-अजीब बातें भी हैं। उदाहरण के लिए, उसी सुबह मेरे दिमाग में ब्रिटनी स्पीयर्स का एक गाना लगातार चल रहा था। वह इतना परेशान करने वाला था कि मुझे मेट्रो में यात्रा करते समय उससे छुटकारा पाने के लिए हनुक्का के गाने गुनगुनाने पड़े। यह आखिर क्यों होता है? कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त को एक लेखक के बारे में बता रहा था जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन अचानक मुझे उसका नाम याद ही नहीं आया। मुझे केवल उसके उपनाम का पहला अक्षर याद था, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? और मुझे 3 साल की उम्र से पहले की कोई भी याद क्यों नहीं है? और फिर एक और सवाल। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कल नाश्ते में क्या खाया था, लेकिन मुझे बिल्कुल साफ याद है कि 4 साल पहले जब मुझे बताया गया था कि एक विमान ट्विन टावर्स से टकरा गया है, तब मैं नाश्ते में कॉर्न पॉप्स, कॉफी और एक केला खा रहा था। ऐसा क्यों होता है? यूएस मेमोरी चैंपियनशिप से लौटते समय मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि एड और लुकास यह सब कैसे करते हैं। क्या वे असाधारण लोग हैं? क्या वे ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो सामान्य लोगों से बहुत अलग होते हैं? या फिर क्या उनके पास ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें हम सब सीख सकते हैं? मैं इस बारे में थोड़ा संदेह में था, जैसे मुझे टोनी बुजन पर भी थोड़ा संदेह था। आज के समय में जो लोग सेल्फ हेल्प, स्वसहायता के क्षेत्र में बहुत पैसा कमाते हैं, वे अक्सर पत्रकारों को थोड़ा शक में डाल देते हैं। बुजन भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था। मुझे उस समय यह नहीं पता था कि वह सच बोल रहा है या सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है। उसकी बातें जैसे वैश्विक शिक्षा क्रांति मुझे थोड़ी अतिशयोक्ति जैसी लग रही थी। क्या सच में कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत सारी जानकारी याद करना सीख सकता है? क्या सच में कोई भी? मैं यह मानने के लिए तैयार था कि कुछ तकनीकों से हम अपनी याददाश्त को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह यह नहीं मान पा रहा था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति पूरे ताश के पत्तों की गड्डी या हजारों बाइनरी नंबर याद कर सकता है। मुझे ज्यादा सही यह लगता था कि शायद एड और उसके साथी जन्म से ही असाधारण प्रतिभा वाले लोग हैं, जैसे आंद्रे द जायंट की असाधारण ऊंचाई या यूसेन बोल्ट की तेज टांगे। सच यह भी है कि याददाश्त सुधारने पर लिखी गई कई सेल्फ हेल्प किताबों में अतिशयोक्ति और धोखा भी होता है। जब मैंने एक बुक स्टोर में सेल्फ हेल्प सेक्शन देखा तो वहां बहुत सारी किताबें थीं जो दावा कर रही थी कि वे मुझे सिखा सकती हैं। कभी भी फोन नंबर या तारीख नहीं भूलना, तुरंत सब कुछ याद कर लेना। एक किताब तो यह भी कह रही थी कि वह मुझे सिखा सकती है कि अपने दिमाग के बाकी 90% हिस्से का उपयोग कैसे करें। लेकिन यह एक झूठा वैज्ञानिक दावा है। यह ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि आप अपनी हाथ की बाकी 90% ताकत का उपयोग करना सीख सकते हैं। लेकिन याददाश्त को बेहतर बनाने का अध्ययन केवल सेल्फ हेल्प गुरुओं ने ही नहीं किया है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी इस विषय पर लंबे समय से शोध कर रहे हैं। 1870 के दशक में हर्मन एबिंगहॉस ने पहली बार याददाश्त का वैज्ञानिक अध्ययन प्रयोगशाला में शुरू किया। यह किताब उस एक साल की कहानी है जब मैंने अपनी याददाश्त को प्रशिक्षित करने की कोशिश की और साथ ही यह समझने की कोशिश की कि याददाश्त कैसे काम करती है, इसकी कमजोरियां क्या है, इसकी छिपी हुई संभावनाएं क्या हैं,
इस दौरान मुझे यह समझ आया कि हम अपनी याददाश्त को कुछ हद तक बेहतर बना सकते हैं, और यह भी कि एड और लुकास की तकनीकें हम सब सीख सकते हैं। यह किताब यह भी बताती है कि किसी भी कौशल में माहिर बनने के पीछे क्या सिद्धांत होते हैं। मेमोरी चैंपियनों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे सिद्धांत खोजे हैं जो हमें लगभग किसी भी कौशल में बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यह किताब सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, फिर भी उम्मीद है कि इसे पढ़कर आपको समझ आएगा कि याददाश्त को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है और रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे उपयोग किया जा सकता है। याददाश्त की तकनीकों का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। प्राचीन समय से लेकर मध्य युग और पुनर्जागरण काल तक ये तकनीकें पश्चिमी संस्कृति को बहुत प्रभावित करती रही हैं। साइमोनाइड्स का मेमोरी पैलेस जैसे तरीके बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन समय के साथ साथ ये लगभग गायब हो गए। शारीरिक रूप से हम लगभग वैसे ही हैं जैसे हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने फ्रांस की लास्कॉक्स गुफाओं में बाइसन की तस्वीरें बनाई थी। हमारा दिमाग उनसे बड़ा या ज्यादा विकसित नहीं है। अगर उनके समय का कोई बच्चा आज के न्यूयॉर्क में पैदा होता तो वह भी बाकी बच्चों जैसा ही बड़ा होता। हमारे और उनके बीच असली अंतर केवल याददाश्त का है, लेकिन यह अंतर हमारे दिमाग की याददाश्त में नहीं है, बल्कि बाहरी याददाश्त में है, जैसे किताबें, फोटो, संग्रहालय। और आज के समय में डिजिटल मीडिया कभी समय था जब याददाश्त ही संस्कृति की नींव थी। लेकिन पिछले 30,000 वर्षों में हमने धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक याददाश्त की जगह बाहरी साधनों पर निर्भर होना शुरू कर दिया, और आज यह प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी है। कल्पना कीजिए कि अगर कल सुबह उठकर पता चले कि दुनिया की सारी स्याही गायब हो गई और सारे डिजिटल डेटा भी मिट गए, तो हमारी पूरी दुनिया तुरंत बिखर जाएगी। क्योंकि साहित्य, संगीत, कानून, राजनीति, विज्ञान, गणित, सब कुछ बाहरी याददाश्त पर आधारित है। अगर याददाश्त वह माध्यम है जिससे हम अपने सबसे मूल्यवान विचारों को बचाकर रखते हैं, तो यह हमारी मृत्यु से भी जुड़ी हुई है। क्योंकि जब हम मरते हैं तो हमारी यादें भी हमारे साथ समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इंसानों ने बाहरी याददाश्त की प्रणाली बनाई ताकि विचार समय और स्थान के पार सुरक्षित रह सकें।